हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग पर। समय आपके पास कम है और क्लास देखो लाइव मैंने शेड्यूल भेज रखा है मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। लाइव आएंगे अभी और मैं आपके सामने देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह रहे थे ना, लघुत्रात्मक निबंधात्मक, ये क्वेश्चन मुझे देखो मैं टाइम नहीं मिल रहा दोस्तों, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करके लेके आया हूँ आपके सामने। इंपॉर्टेंट है और ये पेपर कल आपका पेपर होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सेलेक्ट किए हैं और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्वेश्चन इनमें से जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी एक बार लाइक कर दो और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम गवाई। तो देखो आपकी मर्जी है वो लाइक करो या ना करो। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन दोस्तों मैंने तो मुझे बहुत ज्यादा लगी है कि कविता के बहाने, कविता में किन बहानों के माध्यम से कविता की विशेषता बताई गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना आप सभी कि कविता के बहाने, कविता में किन बहानों के माध्यम से कविता की विशेषता बताई गई है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि इस कविता में चिड़िया की उड़ान, फूल का खिलना तथा बच्चे के खेल आदि बहानों के माध्यम से कविता की विशेषता बताई गई है। तो ये सब पर्सन आपको ध्यान रखना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं एक साइड में उतारूंगा। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बिल्कुल हम इसी प्रकार से जो है देख रहे हैं। हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति में कवि ने क्या व्यंग्य किया है। हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। तो इसका उत्तर जो है वो आपको इस तरीके से लिखना। क्या आपको नजर आ रहा है दोस्तों? क्या आपको नजर आ रहा है? देखो आगे उत्तर आपको लिखना दोस्तों इस प्रकार से कि उत्तर लिखना है कि कवि रघुवीर शाही ने हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से मीडिया पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मीडिया विकलांगों को दिखाकर अपनी, ठीक है, अपनी शक्ति प्रकट करता है। या हमें कमजोर व्यक्ति लाएंगा का अर्थ है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो शारीरिक यानी शरीर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है और मानसिक रूप से कमजोर हो। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा इसलिए आपको अच्छे से इसको देखना पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन क्या आपके सामने। आगे देखो कि बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा जाता है। तो उत्तर आप लिखेंगे कि अपनी जरूरतों का ठीक से पता ना होने से मनुष्य इस आकर्षण में फंसकर अनावश्यक चीजें खरीद लेता है, ठीक है। जो जिसे मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं है उसको खरीद लेता है। इच्छाओं के वेग से वे व्याकुल हो उठता है, उसका मन तृष्णा, असंतोष और ईर्ष्या से भर उठता है। उसकी व्याकुलता उसको पागल बना देती है तथा वे सदा के लिए बेकार हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से जो है वो यानी कि अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेता है। तो बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा जाता है? तो बाजार को शैतान का जाल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य जो है बाजार में सजी धजी जो है वस्तुओं को देखकर उनके आकर्षण में फंस जाता है और अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेता है। चलो आगे देखिएगा। आगे चौथा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या दे रखा है प्यारे मित्रों कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। ये टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि गांव के लोग इन सभी बातों को अंधविश्वास मानते थे, ठीक है। अब आपको पता है कि काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे, गांव के बच्चों की टोली जो है वो यानी आपको पता है कि इधर उधर लौटते कीचड़ में। तो देखो तो गांव के लोग जो है इन सभी बातों को अंधविश्वास मानते हैं, इसलिए उन्होंने इस समूह को मेंढक मंडली नाम दे दिया था, ठीक है। बादलों के राजा इंद्र प्रसन्न होते थे, लोगों से जा जाकर से प्रार्थना करने के लिए विवेश करते थे। यही कारण था कि ये स्वयं को इंद्रसेना कहकर बुलाती थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना दोस्तों। मैं थोड़ा फटाफट करवा रहा हूं दोस्तों क्योंकि मुझे पास टाइम नहीं है। अभी मैं आपके सामने लाइव क्लास तैयार करूंगा तो उसके लिए क्वेश्चन आंसर थोड़ा और बनाना है मुझे, ठीक है। अपाहिज से पूछना कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, आपकी दृष्टि से किस प्रकार का आचरण है। देखिएगा अगर आप कोई अपाहिज व्यक्ति शरीर से किसी अंग की त्रुटि है और आप उससे पूछेंगे कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है तो ये अच्छा नहीं है दोस्तों। देखिएगा पूछा क्या है कि अपाहिज से पूछना है कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, आपकी दृष्टि से में किस प्रकार का आचरण है, तो ये आचरण ठीक नहीं है, ठीक है। उत्तर लिखेंगे कि दिव्यांग व्यक्ति में हीन भावना की उत्पत्ति करता है, ठीक है। उस व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है। इस प्रकार के आचरण को किसी भी व्यक्ति को अपनाना नहीं चाहिए, ठीक है। ये इसका सटीक आंसर बिल्कुल दोस्तों कम शब्दों के अंदर देखो जो बिल्कुल सटीक आंसर है वही मैं लेकर आया हूं। वैसे तो क्वेश्चन आप बड़ा भी कर सकते हैं इसको। काले मेघा पानी दे, ठीक है। संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है कैसे। तो देखो उत्तर आप लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना एक सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इस दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं। आगे देखिएगा
सिल्वर वेडिंग जो कहानी है आपकी, तो इस कहानी वैचारिक अंतराल की कहानी कैसे, सिल्वर वेडिंग नामक कहानी वैचारिक अंतराल की कहानी है कैसे, तो उत्तर आप लिखेंगे कि सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर और किशनदा पुरानी पीढ़ी को और पुराने जीवन मूल्यों के पक्षधर और प्रतीक हैं। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर कौन है, एक तो हो गया आपके यशोधर बाबू और किशनदा, ये पुरानी पीढ़ी के जो है पक्षधर है। यशोधर के पुत्र पुत्री यानी उनकी पत्नी और दफ्तर के चड्ढा बाबू ने नई पीढ़ी और नए जीवन का मूल्यों को मानने वाले हैं। पूरी कहानी में इनका टकराव जो है वो दिखाई देता है। ये आप इसका लिख सकते हैं कि सिल्वर वेडिंग नामक कहानी वैचारिक अंतराल की कहानी कैसे है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि दो पीढ़ियों के बीच की यहाँ पर चर्चा हो रही है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर कोई भी नहीं लिखूंगा कि ये इंपोर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिएगा, उत्तर आपको लिखना है कि बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे सकते हैं जो जानते हैं कि हमें क्या और क्यों खरीदना है। देखिएगा, बाजार को सार्थकता प्रदान कौन कर सकते हैं, जो ये सोचकर जाता है बाजार के मुझे किस वस्तु की आवश्यकता है, मुझे कौन सी वस्तु खरीदनी है। ठीक है, देखिएगा, तो बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी जरूरतों को पहचानता है। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख देंगे। आगे देखो, बाजारोपण से क्या तात्पर्य है, बाजारोपण से क्या तात्पर्य है। बाजार में होने वाले दिखावे को क्या कहते हैं, बाजारोपण कहते हैं। बाजार में क्या होता है दोस्तों, बेकार की चीजों को, ठीक है, बेकार की चीजों को सजा धजा कर बेचा जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यानी बेकार की चीजों को आकर्षक बनाकर बेचना क्या कहलाएगा, बाजारोपण। नेक्स्ट आगे देखो, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लुट्टन का चरित्र चित्रण कीजिएगा। वैसे ये देखो बड़े क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा, तो बाकी आप मन से भी लिख सकते हैं कि जो लुट्टन था, ठीक है, पहलवान, वो आकर्षक व्यक्ति था, साहसी भी था, भाग्यहीन भी था, निडर भी था, सहयोगी। देखिए, और आप इसमें लिख सकते हैं, ये तो आपको लिखना ही है, बाकी मन से आपको और पेज भरना है, बड़ा आएगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सहयोगी, देखो यार कहाँ चला गया, हाँ, इसमें देखिएगा, ये आपको लिखना है कि सहयोगी लुट्टन एक संवेदनशील व्यक्ति था। वे सुख दुख में गांव वालों को पूरा साथ देता था। वे बीमारों के घर जाकर उनका हालचाल पूछता था और उन्हें धैर्य देता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर चरित्र चित्रण कीजिएगा। इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, देख लेना। इसी प्रकार से आगे देखिएगा कि दादा ने किस शर्त पर आनंद को पढ़ने की अनुमति दी। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि पाठशाला से आने के बाद आनंद जो है वो खेतों में काम करेगा। आपको पता है कि 11 बजे तक वो है पानी पिलाएगा और फिर जो है वो विद्यालय जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगर कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया हड़प्पा है, आपने लिख दिया मोहनजोदड़ो है। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं आप, दो प्रसिद्ध नगरों के नाम आपको लिखने हैं। आगे देखो कि कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया, तो मास्टर सौंदलगेकर को अपना गुरु बना दिया था। आगे देखो कि यशोधर बाबू ओपी से घर देरी से क्यों पहुंचते थे, तो बिरला मंदिर के उद्यान में बैठकर प्रवचन सुना करते थे, इसीलिए जो है वो घर जो है वो लेट पहुंचते थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप क्यों माना है। तो उत्तर आप लिखेंगे कि अंबेडकर का तर्क है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप मानना अनुचित है, क्योंकि ऐसा विभाजन अस्वाभाविक और मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति की क्षमता की विचारता किए बिना उसे वंशगत पैसे से बांध दिया जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखो आगे क्या पूछा है कि जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस प्रकार सही ठहराया। तो उत्तर लिखेंगे कि जीजी ने कहा कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि इंद्रदेव को पानी का अधरे चढ़ाने से जब वे प्रसन्न होंगे तभी वे वर्षा के माध्यम से पानी देंगे, और पानी यानी वर्षा करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। सभी क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, देखिएगा मैं थोड़ा यहां पर आपके सामने फटाफट चल रहा हूं, ठीक है, इसीलिए देखिएगा क्योंकि लाइव क्लास भी लेनी है मुझे। आगे देखो, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है कि जब बच्चे ऊंची पतंगे उड़ाते हैं तो वे दिशाओं तक जाती लगती हैं। ठीक है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बच्चों की किलकारियों से दिशाएं मृदंग बजा रही हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको लिख सकते हैं, लिखना अच्छे से, मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर, बच्चे और कविता दोनों अपने स्वतंत्र स्वभाव के साथ खेलते हैं, खेल में उनके बीच कोई सीमा नहीं होती है, उनके अपने लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है, रंग और जाति कोई नफरत नहीं है, बच्चे अपने बीच के सभी मतभेदों को भूल जाते हैं और सभी को जो है वो एकता के अंदर बांध देते हैं। ये इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, ये इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। आगे देखो,
लिपि किसे कहते हैं? लिपि। तो देखो लिपि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। एक पूछा जाता है व्याकरण, भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने व लिखने के ढंग को व्याकरण कहा जाता है। भाषा और बोली में क्या अंतर है? वैसे तो आपको मैंने करवा दिया कि भाषा व्यापक विस्तृत होती है, भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, भाषा में अपनी लिपि होती है, भाषा का अपना एक साहित्य होता है, जबकि बोली में कोई लिपि नहीं होती, कोई साहित्य नहीं होता। इस प्रकार से आप इसमें अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सीमित होती है, स्थानीय होती है। आगे देखो शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके प्रकारों के नाम बताओ। तो शब्द शक्ति देखो, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। और शब्द शक्ति के 3 प्रकार है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पहलवान की ढोलक कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एक बार आप चेक कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ना है, बड़े क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। ये पहलवान की ढोलक क्या पूछा है? पहलवान की ढोलक कहानी का उद्देश्य स्पष्ट आपको करना है। वैसे आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप आसानी इसका लिख सकते हैं, मन से भी लिख सकते हैं। लेखक शिरीष को कालजे अवधूत यानी सन्यासी की तरह क्यों मानते हैं? बताओ। उत्तर आपको लिखना है कि शिरीष का फूल भी एक सन्यासी की तरह सुख और दुख की परवाह नहीं करता और एक शास्त्रीय अवधूत की तरह जीवन की अजयता के मंत्र की घोषणा करता है। इसीलिए लेखक ने शिरीष को कालजे अवधूत यानी सन्यासी कहा है। आगे देखो, बादल राग कविता के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बादल राग कविता के उद्देश्य, तो उत्तर लिखेंगे बादल राग कविता के माध्यम से निराला जी ने बादलों के महत्व का वर्णन किया है। वे बादलों को उनके गुणों के कारण महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनका मानना है कि बादल मनुष्य जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखते हैं। इस धरती को नव जीवन देने का भी सामर्थ्य उनके अंदर है। ठीक है, बादलों के अंदर। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पर। आगे देखो अगला क्वेश्चन। आगे देखो दोस्तों, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिल्वर वेडिंग जो कहानी है ना, सिल्वर वेडिंग कहानी, इसकी मूल संवेदना क्या है? अथवा में पूछा कि सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? दोनों का उत्तर आप ये लिख सकते हैं कि 2 पीढ़ियों के बीच अंतराल को यह स्पष्ट करता है। ठीक है, ये इसका उत्तर आप लिख सकते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, आपके सामने अगला क्वेश्चन पूछा है कि वसंत पाटिल कौन था? वसंत पाटिल कौन था? लेखक से उसकी मित्रता जो है वो किस प्रकार हुई थी? तो देखो उत्तर लिखेंगे, वसंत पाटिल पढ़ने में होशियार लड़का था। ठीक है, वे पढ़ाई में हमेशा लगा रहता था। लेखक ने पढ़ाई में सहायता पाने की दृष्टि से उससे मित्रता की थी। चलो दोस्तों आगे देखिएगा, आपके सामने अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की यह सभ्यता नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार जितने भी जो देखने को मिलते हैं बेजोड़ पानी निकासी के कारण जो है इन्हें जल संस्कृति कहा जाता है। आप लिखेंगे ये सभ्यता नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी की निकासी के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? जल संस्कृति कहा जाता है या जल सभ्यता कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ देखिएगा, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला। ठीक है, कविता के बहाने पाठ के माध्यम से कवि कुंवर नारायण क्या कहना चाहता है? बताइए दोस्तों, कविता के बहाने कविता के माध्यम से कवि कुंवर नारायण जो है वो क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। देखिएगा, कवि ने चिड़िया के उड़ान के माध्यम से उसके उड़ने की सीमा बताई है कि एक सीमा तक ही वे अपनी उड़ान भर सकती हैं, जबकि कविता की जो उड़ान होती है वो असीमित होती है। कविता की उड़ान असीमित होती है और यहाँ पर चिड़िया की उड़ान सीमित बताई है कवि ने। तो ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, उषा कविता का केंद्रीय भाव लिखिएगा। उषा कविता का प्रमुख आपको लिखना है केंद्रीय भाव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उषा कविता का प्रमुख केंद्रीय भाव लिखना है आपको। तो इसमें उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित कविता है जो कि प्रकृति के सुंदर दृश्य का वर्णन करती है। इस कविता में कवि ने नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमानों का प्रयोग किया है। कविता उषा में सूर्योदय से ठीक पहले के परिवर्तित होते दृश्य को नवीन उपमानों से सजाया है। ये इसका आंसर आपको लिखना दोस्तों। मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपे क्रूरता की कविता है। आशय स्पष्ट कीजिएगा। उत्तर लिखेंगे, कार्यक्रम संचालक अपाहिज की अपंगता बेच कार्यक्रम रोचक बनाना चाहता है। अपंग से कोई सहानुभूति नहीं है, वे तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। ये इसका आंसर। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुकुटों में छिपी क्रूरता की कविता है। आज से इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई जो आपको पता है जो मीडिया कर्मी हैं, ठीक है, उन्हें अपाहिज से कोई लेना देना नहीं। उसे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। वो क्या देखते हैं? अपना स्वार्थ। चलो आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या आपके सामने। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है कि कवि निराला, कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ए स्थिर सुख पर दुख की छाया किसको कहा है? उत्तर लिखेंगे, बादल राग कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ए स्थिर सुख पर दुख की छाया जो है उस शोषण को कहा है जो पूंजीपतियों और धनवानों द्वारा निर्धन, किसान और मजदूरों पर किया जाता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे देखो अगला क्वेश्चन, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? उत्तर लिखेंगे, शीतलवाणी में आग के अभिप्राय यह है कि उसकी वाणी में शीतलता भले ही दिखाई देती है पर उसमें आग जैसे जोशीले विचार भरे रहते हैं। उसके दिल में इस जग के प्रति विद्रोह की भावना पर वे जोश में होश नहीं खोता, वे अपनी वाणी में शीतलता बनाए रखता है। ये उत्तर आप इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, शीतलवाणी के आग के होने का क्या अभिप्राय है, इस प्रकार से। आगे देखो, उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध बनता है? ये क्वेश्चन तो वैसे आपके नोट्स आपने सीरीज आपने खरीदी होगी तो सीरीज में दे रखा है, उसमें आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये थे प्रमुख मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। आप सभी लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा, मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर चलेगी 8 या 8:30 बजे। अभी मैं आपको शेड्यूल तो भेज रखा है, मुझे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं 8 या 8:30 बजे इसको स्टार्ट कर दूंगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।